One. This is MP Kumawat. Welcome you to Mr. Kumawat's class channel. आज पेपर के सीरीज़ में हम 8th क्लास के इंग्लिश का पेपर कंसल्ट करेंगे। यूँ तो अभी कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर से क्लासेस ऑफ हो गई हैं 1 to 9th की। 1 to 5th तो वैसे भी ऑफ ही थी। अब थोड़ा ये ज़रूर कन्फ्यूज़न हो गया है कि 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, वो बाद की बात है। लेकिन जहाँ तक बोर्ड क्लासेस की बात है तो 90% चांसेस ऐसे हैं कि बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। हो सकता है थोड़े से लेट हो जाएं। तो इसीलिए हमें अपनी तैयारी जो है वो पूर्ण तरीके से रखनी है, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो 8th क्लास का जो सिलेबस बोर्ड साइट पर जो मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक बुक के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ कट कर रखे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उसके अंदर ग्रामर का कोई भी सेक्शन नहीं दिया हुआ, जो कि कंफ्यूजिंग है। और अब जो मॉडल पेपर है ये क्लियर ये कर रहा है कि ग्रामर पोर्शन भी इसके अंदर काफ़ी सारा है। तो बच्चों को टाइम जो बहुत कम रह गया है पढ़ने के लिए, तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप तैयारी अच्छे से रखें। तो आज जो है 8th क्लास का इंग्लिश का पेपर हम कंसल्ट कर रहे हैं। ये जो पेपर रहेगा आपका, ये 50 मार्क्स का ही रहेगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2.5 घंटे हैं, जो कि काफ़ी होते हैं। 8th क्लास के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है और पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है। चलो बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर का पैटर्न क्या है। यहाँ पर पेपर आप देख रहे हो कि सेक्शंस में बटा हुआ है। यहाँ पर सेक्शन ए है, उसके बाद सेक्शन यहाँ पर नेक्स्ट बी है, उसके बाद सेक्शन नेक्स्ट पॉइंट है वो सी है। इन 3 ही सेक्शंस के अंदर आपका पूरा पेपर बटा हुआ है। काफ़ी आसान है। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए से जब देखते हैं, ये हमारा सेक्शन ए है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल। इसका मतलब है कि आपको एक बुक में से पैसेज मिलेगा, आपकी बुक में से मिलेगा। इसका मतलब है ये आपका पैसेज सीन पैसेज होगा। आपने ये पहले पढ़ा होगा तो इतना मुश्किल इसको करना नहीं होगा। आपको करना क्या है, पहले पैसेज को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लेना है। आपको स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन अथवा में दिए हुए हैं। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वुड विपिन बाबू ड्रॉप इन एट कालीचरण। वो कालीचरण की जो शॉप थी वहाँ पे विपिन बाबू, जो विपिन चौधरी हैं, वो कब पहुँचते हैं, कब उनकी दुकान पे जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि व्हेन, हमारा आंसर यही है, कब। तो हमारा आंसर पैसेज के अंदर हमें देखने को मिलता है कब। कब की बात हो रही है, एवरी मंडे। हमारा आंसर इतना ही है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट विपिन बाबू वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण ऑन एवरी मंडे, ये बस इतना ही, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है कि वाई वुड विपिन चौधरी ड्रॉप इन एट कालीचरण, वो कालीचरण की दुकान पर आते क्यों थे। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आते थे हमें मालूम है टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। हमारा आंसर करने का तरीका क्या होगा, फिर से हमें सब्जेक्ट से शुरू करना है। विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण टू बाय बुक्स, इतना सही लिखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वाई। हमें सिर्फ वाई का उत्तर देना है, भी क्यों आता था, किताबें खरीदने के लिए आता था, बस इतना सा आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बुक्स डिड ही यूजुअली बाय, किस तरह की किताबें जो है वो यूजुअली आम तौर पर ख़रीदते थे। तो हमारा आंसर इसके अंदर है, सिंपल सा लिखा हुआ है। वो कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से टाइप की है, क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। तो इनका जो है ये जो 3 नाम लिखे हुए हैं, बस यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तीनों का नाम लिख के सीधा लिख देंगे, जैसे क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स डिड ही यूजुअली बाय, बस इतना ही। फिर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वॉज विपिन बाबू, विपिन बाबू जो थे वो किस तरह के आदमी थे, उनका स्वभाव कैसा था, दिखने में कैसे थे।
ओके, यहाँ पर कुछ स्वभाव के बारे में बताया हुआ है कि ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। ये इनके बारे में कुछ बता रखा है कि उनका स्वभाव कैसा था, कि अकेले रहते थे, गुड मिक्सर नहीं थे, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, बहुत कम फ्रेंड्स थे, और टाइम बिताना, आइडल चैट का मतलब सिर्फ गप्पेबाजी में मारने में, बिना मकसद के गप्पे मारने में, टाइम बर्बाद करने में वो उनको पसंद नहीं था। तो हमारा यहाँ ये आंसर है। तो विपिन बाबू कैसे आदमी थे? तो विपिन बाबू वॉज, कैसे थे? वॉज अ पर्सन हु लिव्ड अलोन। तो हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, हु से स्टार्ट हो जाएगा, हु लिव्ड अलोन, वॉज नॉट गुड मिक्सर, उसके बाद यहाँ पे अपने पूरे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग डिड विपिन बाबू हैव दैट डे? उस दिन विपिन बाबू की फीलिंग कैसी थी? तो हमारा पैसेज के अंदर फीलिंग ये रहा। फीलिंग से हमें देखना है कैसा फीलिंग थी उनकी। टुडे एट खाली चांस विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो क्या फीलिंग थी उनकी? तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपने आंसर इसका डायरेक्ट जो है विपिन बाबू से, कि विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बस इतना सही। फिर जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो फ्रॉम वेयर वाज द पर्सन ऑब्जर्विंग विपिन बाबू? विपिन बाबू जो पर्सन था वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था? ये सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा है इसका आंसर। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था वो जो पर्सन था? आंसर हो जाएगा यस, फ्रॉम वेयर द पर्सन वॉज ऑब्जर्विंग विपिन बाबू फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। ये आंसर है, बस इतना सा। तो पैसेज जो है उसको करना आसान है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन जेंटल। पैसेज में से वो वर्ड ढूंढो जिसका मतलब होता है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है बहुत ही कोमल टाइप का हो, सौम्य टाइप का हो। तो ये इतना आसान होता है ये क्लास के लिए भी। एम से भी बता रखा है, भी एम से स्टार्ट करना है। तो पूरे पैसेज के अंदर आराम से अगर देखोगे एम से स्टार्ट होने वाले ज़्यादा वर्ड नहीं है। तो इसका आंसर ये रहा, मीक। मीक का मतलब होता है जो जेंटल। फिर इसके अथवा में दे रखा है, अगर ये नहीं आता आपको दूसरा कर लो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट इन मीनिंग। इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ओपन, ओपन का उल्टा सबको पता है क्या होता है? उल्टा होता है क्लोज। ये लो, और ये पैसेज के अंदर आपके पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है? क्लोज क्वार्टर्स। चाहे वो क्लोज के अंदर आए हो, मीनिंग चाहे चैप्टर पैसेज के अंदर मीनिंग कुछ ही हो, लेकिन हमें मिल गया क्लोज। ये हमारा आंसर है। इसके बाद रीड सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पोएम के अंदर से एक स्टेंजा मिलने वाला है। ये पोएम के अंदर से दिया हुआ है स्टेंजा, इसको आपको पढ़ना है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन जैसे व्हेन डज द पोइट लाइक टू राइज? पोइट जो है वो राइज करना, उठना कब पसंद करता है? तो ये रहा आंसर, इसका राइज लिखा हुआ है, यहीं से शुरू हो जाएगा। आंसर कैसे करेंगे? आंसर करेंगे द पोएट लाइक्स, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे द पोइट सब्जेक्ट है, डू डज आया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा आंसर चलेगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसका मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है द पोइट, और क्योंकि आगे लाइक है तो इसका हो जाएगा लाइक्स। द पोइट लाइक्स टू राइज, कब? लाइक टू राइज इन अ समर मॉर्न। ये आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसके अथवा में, व्हाट डू द बर्ड्स डू ऑन एवरी ट्री? हर पेड़ पर पक्षी क्या करते हैं? उसी तरह से आंसर करना है। डू आया हुआ है तो क्या करते हैं पक्षी? द बर्ड्स, अब क्योंकि सिंपल सी बात है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू का डू ही रहेगा। तो हमारा आंसर बनेगा द बर्ड्स डू, क्या करते हैं? क्या करते हैं पक्षी यहाँ पर? सिंग ऑन एवरी ट्री। डू सिंग ऑन एवरी ट्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, हु विंड्स हिज हॉर्न इन द मॉर्निंग? इनके हॉर्न को मॉर्निंग के अंदर कौन विंड करता है? तो इसका आंसर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। कौन है? तो आंसर अपने डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। ये भी आंसर हो सकता है डायरेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन है विच बर्ड सिंग्स विद द पोइट?
कौन सा वो पक्षी है जो पोइट के साथ गाता है। तो हमें जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच, तो इसका मतलब है यहाँ विच की जगह में आंसर लिख देना है। तो वो क्या है, स्काईलार्क। सीधा लिख दो स्काईलार्क, फिर आगे बर्ड तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो पक्षी की बात हो रही थी तो हमने नाम लिख दिया। स्काईलार्क सिंग्स विद द पोइट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो है आपके अगर आप देखेंगे तो जैसे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, द समिट विद इन, ये आपको अथवा के अंदर मिल रहा है। 7वें क्वेश्चन के 2 मिले हैं, दोनों में से एक करना है। 8वें के दोनों में से एक करना है। तो इस तरह से 9वें में दोनों में से एक करना है, 10वें में दोनों में से एक करना है। तो बुक में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए जो है वो 8 नंबर और 4 नंबर 12 नंबर और 12 नंबर, यानी कि 24 नंबर का सेक्शन ए होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, 24 नंबर तो छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, फिर सेक्शन बी जो है ये वो है जिसने हमारे को टेंशन दी हुई है कि सिलेबस के अंदर तो बताया ही नहीं ग्रामर के बारे में और इतना कुछ दे दिया। ये लेक्सिकल एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स है, हालांकि स्ट्रक्चर्स के रूप में दे रखे हैं। आपको एक यहाँ पर आंसर शीट मिलेगी, दिख रही है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ लिखना है, 12 नंबर का यहाँ लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आगे जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन ये है तो आप यहीं पर टिक करके यहाँ पर जैसे सी हो गया, बी हो गया, ऐसे लिख दोगे, इससे काम नहीं चलेगा। ऊपर जो आपको सारनी है उस हिसाब से आपको एक चार्ट जो है वो आप बना दोगे पेपर के अंदर, है ना, बिल्कुल इसके जैसा। ऐसा एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा पेपर के अंदर, जब क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर्स लिखो, 11 नंबर के सामने 11 का आंसर, 12 नंबर के सामने 12 का आंसर, ऐसे करना है अपने को। तो इसके अंदर देखने वाली बात क्या है कि कौन कौन से टॉपिक दे दिए। यहाँ पे आपको मिलेगा तो सही कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ भी इन ब्लैंक्स को भरो। अब पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि मोहन इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय, ही लिफ्ट दिस बॉक्स ईजीली, तो इसका जो आंसर होता है वो मॉडल है, ये कैन होगा। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ईजीली। अच्छा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, टुडे इंडिया क्रिकेट टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, इसमें आ जाएगा इज़, क्योंकि ये टीम जो है सिंगुलर होती है। तो इस तरह से इसमें मॉडल भी आएंगे। इसके बाद इसमें टेंस भी आ गए, सेकेंड नंबर पे टेंस वाला सेंटेंस है। उसके बाद थर्ड भी टेंस का ही है, जैसे यस्टरडे राजेश अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, यस्टरडे राजेश को अपने फ्रेंड से एक लेटर मिला। तो क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आ गया, ये पास्ट को शो करता है, इसका मतलब यहाँ पे विल फ्यूचर में आता है, ये रिसीव फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे प्रेजेंट में आता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। लेकिन यहाँ पे तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एक ही चीज़ यहाँ पर है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि है रिसीव्ड, इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मनोहर इज़ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पर ये जो है डिग्री दे दी, कौन सा डिग्री में बात हो रही है, मनोहर इज़ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द जब भी आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है, जब भी यहाँ पर द आ गया तो ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का होता है। भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके लिए इंटेलिजेंट नहीं, मोर नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास में ग्रामर का एक और टॉपिक है जो कि है आर्टिकल, डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। इनमें देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी, अब ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, यह जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो इसका मतलब अ यूनिवर्सिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोट इज़। अब यहाँ पर आपको मीनिंग भी पूछा जाएगा भाई किसी इंग्लिश के वर्ड, यानी आपको वोकेबलरी का भी नॉलेज होना चाहिए, शब्दकोश आपको पता होना चाहिए किसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर पूछा है रिमोट। रिमोट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो क्या होता है काफ़ी दूर होता है, फार अवे फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिमोट एरिया होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग।
यहाँ पर आपका फिर वोकेबलरी के हिसाब से आपकी स्पेलिंग चेकिंग होगी कि आपको सही स्पेलिंग आती है या नहीं आती। जैसे क्वेश्चन है स्टारवेशन, अब ये स्टारवेशन है, सर्वेशन है, सर्विक्शन है, तो इसमें स्टारवेशन ये स्पेलिंग सही है ए, इसका मतलब होता है भूख से मरना। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का क्वेश्चन है? 18 नंबर क्वेश्चन बताता है कि फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड। ये चेक करता है आपका साउंड का नॉलेज आपको है या नहीं है, वर्ड्स में किस साउंड से कैसे बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है फियर, इसे बोला जाता है नियर, इसमें ई ए का साउंड, ई ए का साउंड, डबल ई बियर सेम साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर आया फेयर, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ए का साउंड, तो डी जो है इसका आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर क्वेश्चन, व्हेन आई रीच देयर द डिनर ऑलमोस्ट, क्या हो चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा। अब यहाँ पे देखो क्या है, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है, तो खाना तो पास्ट में होगा क्योंकि डिनर है, वर तो आ नहीं सकता। ये विल और ये फ्यूचर में होता है, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इज़ फिनिश्ड ये प्रेजेंट में होता है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ रीच्ड पास्ट में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो पास्ट में ही होगा, लेकिन देखना है कि वॉज फिनिश्ड होगा या वर फिनिश्ड होगा, क्योंकि डिनर सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा वॉज फिनिश्ड, ए हमारा उत्तर होगा। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कॉच इज स्कॉच। अब यहाँ पे आ गया सिनोनिम भी आने लग जाएगा, इसमें सिनोनिम भी है। सिनोनिम मतलब यानी इसके जो हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची, इसके स्कॉच का मीनिंग दूसरा क्या है स्कॉच, तो इसका जो मीनिंग होता है वो जैसे बर्न, खट, पेंट, बॉर्न, तो इसका मीनिंग होता है बर्न। स्कॉच का मतलब जला देने वाली गर्मी के हिसाब से होता है, तो बर्न यानी जलाना। ओके 21 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द वन वर्ड। अब आपको क्या मिलेगा, वन वर्ड भी आएगा, यानी कि आपको एक लंबा सा एक सेंटेंस दिया हुआ उसका वो एक वर्ड बताना है उसका आंसर, वन वर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। सिपाहियों के द्वारा ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के जब एक शेल्टर बनाया जाता है, रहने की जगह बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ड्रॉट, तो ड्रॉट तो भाई सूखा होता है, डाउट तो संदेह होता है, डाउट है और ड्राउन है, जुगआउट, जुगआउट कहते हैं। अच्छा उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, यूज़ द मार्क्स सच एज कोमा। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, कमाल का क्वेश्चन है कि कोमा का यूज़ करो, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करो, कैपिटल लेटर का यूज़ करो इस सेंटेंस के अंदर। इतना सा काम करने के आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी, और इसका नॉलेज होना चाहिए भी कौन सा मार्क कहाँ पर क्या लगता है। उसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये है दो आपको पॉइंट दिए हुए हैं, क्या है, एक तो पैसिव वॉइस में से सेंटेंस दिया हुआ है, एक इनडायरेक्ट स्पीच में से दिया हुआ है। अब लेकिन आपके लिए आसान बात यह है कि आपको इसमें बहुत ही इजी वाला रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक होता है, पैसिव वॉइस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 8th क्लास के लिए जैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सिर्फ असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, जो बेसिक फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस होता है असर्टिव, वो सेंटेंस दिया है। और पैसिव के अंदर भी जो है बेसिक वाला जो है ना, जैसे मोहन हैज़ रिटन है शॉर्ट स्टोरी, तो आपको सिंपल सा है भी, इसमें शॉर्ट स्टोरी को आगे लाकर आप इसको बना दोगे पैसिव के अंदर। इजी वाला जो है पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। फिर सेक्शन सी आ जाता है हमारे सामने। सेक्शन सी जो है वो राइटिंग होती है, इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा जिसके अंदर लेटर्स वगैरह होते हैं। इसमें आपको 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए कमलेश और कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर, राइट अ लेटर। इसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को इनवाइट करते हुए अपने एल्डर सिस्टर मैरिज, अपनी सिस्टर की मैरिज के बारे में। तो आप क्या क्या लिख सकते हो लेटर के अंदर, है ना, उसके अंदर लिखो आप डे एंड डेट ऑफ योर सिस्टर मैरिज, किस दिन शादी है, प्रिपरेशंस ऑलरेडी डन, तैयारियां हो चुकी है, हेल्प यू वांटेड फ्रॉम योर फ्रेंड, अभी तुम्हें अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी सहायता चाहिए तो उसको शादी में बुलाना है, वो बात लिखो। इनवाइट हिम विद अ फैमिली, और उसको अपने दोस्त को पूरे परिवार के साथ उसको इनवाइट करो। इन बातों का आप यूज़ करके आपको एक लेटर जो है वो लिखना है, 5 नंबर का आएगा आपका ये। अच्छा इसके बाद इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, योर स्टडीज़ आर अफेक्टेड ड्यू टू द लॉकडाउन ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, एज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मेजर सब्जेक्ट्स एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन हेड।
क्योंकि देखो क्या हुआ है, कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक था, ये जो आपदा थी, उसकी वजह से तुम्हारी क्लासेस बहुत ख़राब हो गई है। इसकी वजह से तुम्हारा जो क्लास का मॉनिटर है, ठीक है, आपको यानी आप ही मॉनिटर हो, मॉनिटर के तौर पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, ये कहते हुए कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, इसलिए हमारे को एक्स्ट्रा क्लास जो है वो हमारे को व्यवस्था करके दो, हमारी पढ़ाई ज़रूरी है। तो एक आपको आया हुआ है लेटर और दूसरी आपको आई हुई है एप्लीकेशन, दोनों में से आपको कोई एक करना पड़ेगा, 5-5 नंबर के हैं। ओके, उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अथवा में दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विलेज, अपने गांव के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, अपने गांव के बारे में बताना है भी गांव कैसा है, कैसा है। इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, ये स्मॉल विलेज है, छोटा सा गांव है। फार फ्रॉम बिजी सिटी लाइफ, ये जो शहर का जो भाग दौड़ वाला जो होता है ना, एक जैसा सीन होता है, भाग दौड़, हर कोई भागता रहता है, उससे दूर है, ये शांत है यहाँ सब कुछ। यहाँ फार्मर्स हैं, कैटल पशु हैं, फील्ड्स खेत हैं, फ्रेश नेचर, यहाँ पे ताज़ा वातावरण होता है, अच्छी हवा होती है, सिंपल लाइफ होती है, लोग एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता, मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर नाउ बिकमिंग अवेलेबल। अब गांव के अंदर जो फैसिलिटीज़ है, जो बस की व्यवस्था है, कुछ खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो वहाँ पे आपको मिल जाती है, मेडिसिन टाइम पे मिल जाती है, तो ये सारी सुविधाएं आपके गांव में अब आने लग गई है। इन सभी पॉइंट्स का यूज़ करके आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके अथवा में आपको क्या मिलेगा, मेक अ स्टोरी बाय फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। आपको क्या करना है, एक स्टोरी, कहानी लिखनी है, कहानी लिखनी है इन पॉइंट्स का, जो आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करके। हालांकि ये जो आपने की बुक के अंदर एक पोएम है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक क्रिकेट जो है वो चींटियों के पास जाता है क्योंकि उसने अपना खाना इकट्ठा नहीं किया। तो आपको पोएम तो आपने पढ़ी हुई है, अब इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको एक स्टोरी लिखनी है। अच्छा, इसमें क्या होती है, यंग क्रिकेट, एक जो मतलब यंग मतलब जवान भी होता है, बच्चा भी होता है। तो यहाँ पर ये बूढ़ा नहीं है इतना, लेकिन अभी इतना बच्चा भी है क्योंकि इसको समझ नहीं थी भाई सर्दियों के टाइम से पहले खाना जमा करके रखना चाहिए था, इसको पता ही नहीं है अब तक। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि एक यंग क्रिकेट है, यूज टू सिंग एंड एन्जॉय ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग डेज। समर यानी गर्मियों के दौरान और बसंत के दिनों के दौरान वो सिर्फ गाता रहता है, एंजॉय करता रहता है, खाना इकट्ठा किया ही नहीं उसने। डिड अब क्या, यूज टू सिंग एंड एन्जॉय ड्यूरिंग समर स्प्रिंग डे हो गया। डिड नॉट बॉदर टू वर्क एंड कलेक्ट एडिबल्स, वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं होता, परेशान नहीं होता, टेंशन नहीं लेता कोई काम करने की या एडिबल्स यानी खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने की। विंटर अराइव, और जैसा होना था ये तो, सर्दियाँ तो आ गई, विंटर आ गई, और विंटर आने के बाद क्या हुआ, जैसे एम्प्टी कबर्ड, तो उसने देखा कि उसकी कबर्ड जो है, अलमारी जो है वो तो खाली पड़ी है, उसमें खाने पीने का कोई सामान ही नहीं है। और सर्दियों में बाहर जब बर्फ़ गिर जाएगी तो क्या मिलेगा, ना घास मिलेगी ना कुछ और मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलता। तो सेव करके रखना था लेकिन नहीं रखा, नुकसान हो गया। अब जो क्रिकेट है वो काफ़ी, क्योंकि खाना तो है नहीं उसके पास, अब वो वरिड, चिंता भी कर रहा है। गो टू स्क्वेयर फॉर हेल्प, एक गिलहरी के पास जाता है मदद के लिए। उसके बाद गो टू एन एंट फॉर हेल्प, उसके बाद किसी चींटी के पास जाता है हेल्प के लिए, तो कोई तो उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये हमने पोएम पढ़ी थी तो हमें मालूम है। यहाँ पे टुक प्रॉमिस टू वर्क एंड टोल्ड टू सिंग एंड बी केयरफुल इन फ्यूचर, उसे कहा भी तुम आगे से काम करोगे, ऐसा वादा करो, आज तुम्हें खाना दे देंगे। ऑफर शेल्टर एंड फूड, चींटियों ने उसको रहने की शेल्टर भी दी, जगह भी दी, खाना भी दिया। हैप्पी एंड कंटिन्यूड सिंगिंग, तो वो जो क्रिकेट था खुश था, उसने गाना जारी रखा, गाता रहा। इसके बाद क्या है, रिफ्यूज हेल्प, जब देखा कि ये तो समझता ही नहीं है, ये तो अभी भी गाना ही गा रहा है, सीरियस ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं करना चाहता, कोई बात समझ नहीं रहा है, तो उन्होंने चींटियों ने मना कर दिया मदद करने से। ठीक है, तो उसे कहा भी अगर तुम गर्मियों के अंदर गा गा के काम चला रहे थे तो ये विंटर के अंदर भी गा गा के काम चला लो, एंजॉय करो, किसने रोका, खाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। डिड नॉट ऑफर एनीथिंग, तो चींटियों ने उसे कुछ नहीं दिया। डिसअपॉइंटेड एंड स्टॉप, तो उसके बाद जो है वो जो क्रिकेट है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है।
तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो इस तरीके से ये आपका 8वीं का इंग्लिश का मॉडल पेपर आएगा। जो चीज़ देखने वाली है, जो समझने वाली है, वो क्या है कि इसमें जो ये सेक्शन बी जो था, हमें ग्रामर के बारे में नहीं बताया ज़्यादा, लेकिन आपको बता दूं कि ग्रामर आने वाली है काफ़ी सारी। तो ग्रामर के कौन कौन से पॉइंट हैं जो आने वाले हैं, देखो इसके अंदर एक तो आएंगे मॉडल आएंगे, इसमें आएंगे टेंस भी आएंगे, उसके बाद डिग्री आने वाली है इसमें, इसके बाद आर्टिकल भी आएंगे, आर्टिकल के बाद इसमें मीनिंग पूछेंगे आपसे किसी वर्ड का, वर्ड मीनिंग आएगा, वोकेबलरी कहते हैं इसे, करेक्ट स्पेलिंग बतानी पड़ेगी आपको, स्पेलिंग सही कौन सी है, ये भी इसके अंदर आएगा। अच्छा, और इसके बाद जो है फिर हाँ एक साउंड भी आएगा, भाई आपको साउंड्स पहचानने पड़ेंगे। फिर आएंगे सिनोनिम, सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वन वर्ड भी आएंगे, आपको एक वर्ड बताना है। उसके अलावा आपको लास्ट में जो क्वेश्चन था जिसमें आपको कॉमा जो है यानी कॉमा, फिर क्वेश्चन मार्क और ऐसे जो मार्क्स का यूज़ करके आपको एक सेंटेंस को सही फॉर्म में लिखना है। तो ये कुछ तरीके हैं, ग्रामर के पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, जो आपको करने पड़ेंगे। अब टाइम कम रहा है, लेकिन ये 8वीं का पेपर जैसे मैंने बता दिया, इस तरह का पेपर आएगा। तो आपको इस तरीके से एक एक पोर्शन को जो है तैयार करना अब शुरू कर देना चाहिए। तो आपको जैसे देखा ही है, सेक्शन ए आपको बता दिया कितने नंबर का है, और सेक्शन बी यहाँ पर ये जो 12 क्वेश्चन है एक एक नंबर के हैं, तो ये 12 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद ये 3 नंबर का यहाँ पर ये दिया हुआ है, 15 नंबर हो गए, और 2 नंबर का यहाँ पर ये दिया हुआ है, 17 नंबर का, ये सेक्शन बी हो गया। और सेक्शन सी वो 5 और 5 10 नंबर के 2 हैं, तो ये 10 नंबर का ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये 50 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। तो आपको 50 नंबर की अच्छे से तैयारी करनी है। पेपर होंगे ही नहीं होंगे बाद में मालूम चलेगा, लेकिन आपको तैयारी करके रखनी ही है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, अगर आपने अभी तक मिस्टर कुमावत क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।